वेलकम टू ऑल, स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बेहतरीन मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो के साथ में। जी हाँ, इंडियन आर्मी के लिए टेक्निकल का जो बच्चा फॉर्म बनने जा रहा है, टेक्निकल के लिए जो बच्चा तैयारी करने वाला है, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि जो ऑफिशियल सैंपल पेपर है वो क्या कहता है, उसका लेवल क्या है, उसका पैटर्न क्या है। तो जी हाँ, हम लेकर आए आपके लिए ऑफिशियल सैंपल पेपर फुल सॉल्यूशन, और ये आपको यहां से कंफर्म करेगा कि आपका पेपर लेवल क्या रहता है, सवाल कैसे आते हैं, क्या पैटर्न है एग्जाम का। तो आपका ऑफिशियल सैंपल पेपर और योद्धा बैच का आपका आगाज हो चुका है। अगर आप नहीं जुड़े हो हमारी टीम से, हमारे बैच से, तो जुड़ जाइए। टेक्निकल के लिए जो आपका आर्मी टेक के लिए योद्धा बैच में हमारा जो टाइम टेबल रहेगा, मैथ्स का 8 बजे यूट्यूब पे, रीजनिंग आपका 10 बजे एप्लीकेशन माई राइजिंग इंडिया पे, जीके और करंट आपका 11 बजे, फिजिक्स आपका 1 बजे, यहाँ पे मैथ्स आपका 2 बजे, और यहाँ पर आपका केमिस्ट्री 3 बजे। ये हमारी क्लासेस का टाइम टेबल रहेगा जो आपकी टेक्निकल सेगमेंट में होने वाली है। और ये हमारा जो लाइव बैच है उसके फीचर्स आपको मिलेंगे कंप्लीट, और ये आपका बैच का प्राइस है। जुड़ जाइए लाइव बैच में, और ताबड़तोड़ हमारी जो प्रैक्टिस क्लासेज है, कॉन्सेप्ट है, उनको अच्छे से क्लियर करिए पोल रैंकिंग के साथ में। और नोट्स के लिए हमने डेडिकेटेड आपका नोट्स बैच, जहां पर कंप्लीट आपके मॉक टेस्ट हैं, कॉन्सेप्ट के नोट्स हैं, रैंकिंग सिस्टम के साथ में सेल्फ प्रैक्टिस के लिए मॉक यहां पर आपके लिए अवेलेबल करवा दिए। तो नोट्स बैच का आपका प्राइस है 299, और लाइव बैच आपका मैंने अभी बताया 499। अब बात करते हैं सवाल की। पहला सवाल आपका सैंपल पेपर का, और वो दिया है बढ़िया 3 रेजिस्टेंस है, और तीनों आपके दिए हैं किसमें, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट निकालने के लिए 1/r इक्विवेलेंट बराबर 1/9, 1/7 और 1/5। यहां पर एलसीएम आपको लेना पड़ेगा। एलसीएम पूरा पूरा आएगा। जैसे आपने कहा 7 पंजे 35, और 35 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 315। अब 315 एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे तो हो गया 7 पंजे 35, और यहाँ पे आपका जाएगा 9 पंजे 45, और यहाँ पे आपका चला गया 9 7 63। अब यहाँ पर आप इसको जोड़ लीजिए और डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे आपका जाएगा, ये देखो कितना हो जाएगा, 50 80 और आपका 60, 143। 143/315। अगर आर आपको निकालना है तो 315/143 आप इसको डिवाइड करेंगे, लगभग वैल्यू आएगा 2.20 के आसपास, और ये अपना आंसर हो जाएगा पहला ऑप्शन। ये टाइम टेकन क्वेश्चन था, कैलकुलेशन करवाएगा यहाँ पे, लेकिन आगे हलवा सवाल भी आपको दे रखा है। ये ऑफिशियल सैंपल पेपर है आपका। दूसरा सवाल आपका कौन सा है, कौन से कोण पे प्रक्षेपण की सीमा अधिकतम होती है, कौन से एंगल पे प्रक्षेपण की सीमा, यानी लिमिट ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन के लिए अपन बात कर रहे हैं, उसकी सीमा मैक्सिमम होगी, तो वह यहां पर होगा आपका 90 डिग्री। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर। दूसरा, पी प्रकार के अर्धचालकों में, पी प्रकार का जो अर्धचालक होता है उसमें ज्यादा होते हैं होल, तो कम क्या होंगे, कम होंगे उसमें इलेक्ट्रॉन से, यानी होल ज्यादा होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। उसके बाद में किसी चालक में धारा किसके कारण होती है, चालकों में जो धारा प्रवाहित होती है उसमें होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो वहां पे क्या करते हैं, मोशन करते हैं, गति करते हैं। तो चालकों के लिए फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर मान लो ये अर्धचालक कहता तो फिर होल और इलेक्ट्रॉन दोनों आ जाते, लेकिन अपना काम केवल फ्री इलेक्ट्रॉन्स का, यानी आंसर आपका ए राइट आंसर। उसके बाद में अगर अपन बात करें, अल्फ्रेड नोबेल ने क्या या किसका आविष्कार किया था, जो अल्फ्रेड नोबेल था उसने किसका आविष्कार किया था, तो ये तो डायरेक्ट बेसिक सवाल है, फिक्स क्वेश्चन है, डायनामाइट आपका आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन ही आपका करेक्ट आंसर है। उसके बाद में विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण मतलब इंडक्शन, और यहां पर फेराडे ने अपने नियम दिए थे। फेराडे का फर्स्ट लॉ जो विद्युत वाहक बल के बारे में बताता है, और वही फेराडे का सेकेंड लॉ जो उसके मतलब वैल्यू देता है, फॉर्मूला देता है। यहां पे विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला E बराबर -n d∅/dt, लेकिन अपने को केवल फेराडे का नाम पता करना है, नाम बता दिया। उसके बाद में किसी माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है। पहली बात तो आपको ठोस, द्रव और गैस पूछे तो आप लगाओ सॉलिड यानी ठोस,
लेकिन अगर ठोस में भी सबसे ज्यादा पूछे तो फिर लगा दो स्टील, यानी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर। उसके बाद में देखिए अगला सवाल आपका, ये फिजिक्स का सेगमेंट अपन कर रहे हैं, उसके बाद में केमिस्ट्री, आपका जीके और फिर आपका मैथ्स, आगे रीजनिंग आपका होगा। अब देखिए जब प्रकाश की किरणें वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या होगा बेटा। वायु से जल में, मान लीजिए यहाँ पे पानी भरा हुआ है ना, और ये आपका नॉर्मल है, और यहाँ पे वायु से ये एंगल आया आई, वायु से जल में प्रवेश कर रही है तो किरण क्या करेगी, विरल माध्यम से, किससे बेटा, विरल माध्यम से किस में जा रही है, सघन में, यानी रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है, तो वेग क्या होगा, कम, तो वह अभिलंब के पास में आ जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब के पास में आएगी, तो ये हो गया आपका अभिलंब की ओर झुक जाएगी, बेंड कर जाएगी टुवर्ड द नॉर्मल, यानी डी ऑप्शन। विरल से सघन में जाएगा तो नॉर्मल के पास, सघन से विरल में जाएगा तो नॉर्मल से दूर। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगला सवाल आपका, अगला है जब हम पानी में खड़ी नाव से बाहर कूदते हैं तो वह किस दिशा में चलती है। यह न्यूटन का तीसरा नियम है, एक्शन रिएक्शन, क्रिया प्रतिक्रिया। जैसे ही आप नाव से आगे कूदोगे तो नाव कहां चली जाएगी, पीछे की ओर चली जाएगी, न्यूटन्स थर्ड लॉ है ना, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। नेक्स्ट दाब की विमा, प्रेशर की विमा निकालने के लिए प्रेशर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया, m1 l2 t-2 फोर्स की और एरिया के l2, तो चलो बना दो m1 l1 और l2 पर आएगा तो माइनस का 1 बचेगा और t की पावर माइनस का 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, m1 l माइनस 1 t माइनस 2, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर आ गया। बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। उसके बाद में अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 11। अधिक ऊंचाई पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस से नीचे ही क्यों उबलने लग जाता है। क्योंकि समुद्र तल की अधिक ऊंचाई पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम होता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने के कारण वहां 100 डिग्री से ही कम पे उबलने लग जाता है। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कॉन्सेप्ट है, वायुमंडलीय दाब का कॉन्सेप्ट है। दूसरा यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया किसका, यहाँ पे सूत्र है, अभी अभी मैंने आपको बताया, फोर्स अपॉन एरिया प्रेशर का फॉर्मूला होता है, यानी दाब का फॉर्मूला होता है। अभी पीछे हमने इसकी विमा निकाली थी तो वही का कॉपी, ये सैंपल पेपर है, आर्मी टेक्निकल का ऑफिशियल साइट से लिया गया सवाल है बेटा, सारा का सारा पेपर इसी पैटर्न पे पेपर आएगा। यू फोड़ेंगे टेक्निकल का पेपर तो पूछिए मत, आप पूरे में से पूरे क्वेश्चन अपने को करने हैं। पी प्रकार का द्रव्यमान, किसी द्रव्यमान एम के एक कण पर संवेग पी है तो गतिज ऊर्जा होगी, संवेग और गतिज ऊर्जा का रिलेशन, तो पी स्क्वायर बराबर 2m के। अगर आपको गतिज ऊर्जा निकालनी है तो पी स्क्वायर बटा क्या कर दो, 2m कर दो, तो पी स्क्वायर बटा 2m आपका सी ऑप्शन राइट आंसर। ये हो गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, रिलेशन आपको याद है, चुटकी में आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा का मात्रक होता है जूल, जूल आपका राइट आंसर है, बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है ना, ऐसा यूनिट अपन बताएंगे, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं, वो है आपका एक पिंड को एक निश्चित ऊंचाई से जमीन पे गिराया जाता है तो आधा नीचे होता है, तो उसमें क्या होगा। यहां से आपने हाइट से एक बॉडी को नीचे गिराया, अब वो आधी दूर पे आ गया, ये ग्राउंड है, तो भैया जब हाईएस्ट ऊंचाई पे था तो वहां पे पोटेंशियल एनर्जी थी जो कि mgh, अब आप बीच में आ गए हो तो पोटेंशियल एनर्जी तो हो गई आधी, और आधी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि आधी जो पोटेंशियल में एनर्जी में कमी आई वो काइनेटिक में बदल चुकी है, तो आधी पोटेंशियल और आधी काइनेटिक, क्योंकि इसने कहा है बिल्कुल कहां पे, वो आधी ऊंचाई पे, आधी पोटेंशियल आधी काइनेटिक। लेकिन अपने को फॉर्मूला नहीं, अपने को केवल ये बताना है कि ऊर्जा कौन कौन सी होगी, तो हमने कहा जी काइनेटिक भी होगी और पोटेंशियल भी होगी। अगर हाईएस्ट पॉइंट पे पूछता और वेलोसिटी 0 तो हम केवल कहते हैं पोटेंशियल, अगर लोएस्ट पॉइंट पे आ रहा है तो वहां पे अपन कह देंगे जी पोटेंशियल कम है, काइनेटिक ज्यादा है। तो इस तरीके का सवाल आपको पूछा जाएगा। ये फिजिक्स टेक्निकल के क्वेश्चन आपके हो गए, बिल्कुल हलवा सवाल आपके टेक्निकल के लिए। अब अपन बात करेंगे यहाँ पे आपके करंट, जीके और केमिस्ट्री के, और उसके बाद में अपन आगे बात करेंगे मैथ्स और जनरल मैथ्स और रीजनिंग के। जी सर।
बेटा ये सैंपल पेपर जो सॉल्व करवाने का ऑब्जेक्टिव है, जिससे कि आप जब हम कोर्स डिलीवरी करें तो आपको अंदाजा रहे कि कैसे क्या चीजें आ रही है। 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे टेक्निकल के अंदर है, वो जीके और करंट के देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर यहाँ पे आपका सैंपल पेपर है वो आपके सामने है। कनाडा की राजधानी है, कनाडा की कैपिटल है वो क्या है, तो ये आपकी कनाडा की कैपिटल है वो ओटावा है बेटा। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नेक्स्ट, तो ये है आपका लौह पुरुष किसे कहते हैं। लौह पुरुष है वो यहाँ पे किसे कहते हैं, तो ये आपके लौह पुरुष कौन कहलाते हैं, यहाँ पे आपके सरदार पटेल है वो कहलाते हैं। सरदार पटेल का हमने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी भी यहाँ पे नर्मदा नदी के किनारे पे यहाँ पे बनाया। एक चीज आप सिमिलरिटी देखोगे, एयरफोर्स के अंदर भी जैसे कैपिटल से क्वेश्चन आता है, आपके टेक्निकल के अंदर भी क्वेश्चन आया है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के ये क्वेश्चन है, ये भी आपके एयरफोर्स के अंदर यहाँ पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के अंदर देखने को मिलता है। और इसी वजह से यहाँ पे एयरफोर्स वाले बच्चे भी अच्छा खासा टेक्निकल का जो पेपर है उसको फोड़ देते हैं। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन थे, एयरफोर्स में पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे ये आपका डिस्कवरी ऑफ इंडिया है वो यहाँ पे आपके लेखक कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे बेटा यहाँ पे। उसके बाद में बात करें भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश, इस क्वेश्चन को यहाँ पे बनाने में थोड़ी सी एरर की है। यहाँ पे आपकी लीला सेठ है वो यहाँ पे, लेकिन ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, प्रथम चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है। ये यहाँ पे आपकी हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ये हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस थी, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके अंदर थोड़ा सा माइनर सा है वो करेक्शन यहाँ पे देखने को मिलता है बेटा यहाँ पे। उसके बाद में ब्रिटिश भारत का अंतिम राज प्रतिनिधि कौन था, यहाँ पे ब्रिटिशर्स है जब वापस गए तो उसके अंदर यहाँ पे जो आपका अंतिम यहाँ पे आपका राज प्रतिनिधि है वो कौन थे, तो ये थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन थे यहाँ पे। उसके बाद में आपके 5 क्वेश्चन जी के बाद में 10 क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री के देखने को मिलते हैं, तो केमिस्ट्री क्वेश्चन है वो आपके सामने है, ये भी आपका सैंपल के रूप में। और केमिस्ट्री की जब हम स्टडी करेंगे तो भी इसी पैटर्न के ऊपर करेंगे कि किस पैटर्न के ऊपर आपके सैंपल के अंदर क्वेश्चंस दिए गए हैं। समस्थानिक वे परमाणु होती है जो समान होते हैं, समस्थानिक यहाँ पे कैसे कहलाते हैं, कार्बन 12 और कार्बन 14 की अगर हम बात करें तो ये आपस में समस्थानिक है, आइसोटोप्स है। तो इनकी यहाँ पे क्या संख्या समान होती है, इनके परमाणु क्रमांक वो समान होते हैं। इसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या है वो वेरी कर जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या वो यहाँ पे चेंज हो जाती है, परमाणु क्रमांक वो यहाँ पे इसके अंदर सेम होता है। तो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे आपका सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, प्रोटॉनों की संख्या समान होती है और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी समान होती है। लेकिन इसके अंदर चेंज क्या हो जाता है, न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज हो जाती है। जब न्यूट्रॉनों की संख्या चेंज होगी तो आपका द्रव्यमान संख्या भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी बेटा यहाँ पे। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, मेंडलीव का आवर्त नियम किस पर आधारित है, मेंडलीव का जो आवर्त नियम था वो किसके ऊपर आधारित है बेटा यहाँ पे, तो ये आपका परमाणु भार के ऊपर। यही गलती की थी उन्होंने, मेंडलीव ने परमाणु क्रमांक के बेसिस पे ना देके और परमाणु भार पे दे दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे किसी के अंदर यहाँ पे नॉर्मल सिनेरियो के अंदर तो आपके जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही न्यूट्रॉन होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका कई कई ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या या जो समस्थानिक होती है उसके अंदर यहाँ पे न्यूट्रॉन्स वेरी कर जाते हैं। उस वजह से यहाँ पे जो समस्थानिक है उनके लिए यहाँ पे मेंडलीव है उसके पास में कोई आंसर नहीं था, और उसी वजह से ये आगे जाके इसके अंदर मॉडिफिकेशन वो हमें करना पड़ा बेटा। यहाँ पे श्यानता के व्युत्क्रम को कहते हैं, आपका रेसिप्रोकल ऑफ विस्कोसिटी है वो क्या कहलाती है बेटा यहाँ पे, तो आपका श्यानता, श्यानता यानी कि यहाँ पे जो चिकना यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ के जो द्रव है एक दूसरे की तरफ खींचते हैं, तो उसका उल्टा क्या कहलाता है, तो ये उल्टा कहलाता है यहाँ पे आपका तरलता कहलाता है। उल्टा क्या कहलाता है, तरलता कहलाता है। सिलिकॉन एक है, सिलिकॉन यहाँ पे सेमीकंडक्टर है, आपका कंडक्टर है या आपका इंसुलेटर है, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर आता है, तो सिलिकॉन यहाँ पे कौन सा कहलाता, क्या कहलाता है बेटा यहाँ पे सेमीकंडक्टर की रेंज के अंदर आता है। ये यहाँ पे एक एक टॉपिक एक एक क्वेश्चन है, जब हम डिलीवरी देंगे तो अपना हर एक क्वेश्चन है वो अपने आप में एक टॉपिक होगा। जैसे आप सिलिकॉन है या सेमीकंडक्टर्स के ऊपर हम बात करेंगे तो इनके यहाँ पे जो आपकी किस तरीके से सेमीकंडक्टर्स डिफाइंड होते हैं, कैसे यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे आपके 4 प्रोटॉन जो सॉरी 4 इलेक्ट्रॉन अंतिम कक्ष में होते हैं, क्या होते हैं, तो उसकी पूरी डिटेल से हम चीजें हैं वो डिलीवरी के टाइम पे है वो डिस्कशन करेंगे कि यहाँ पे आपके अर्धचालक भी कैसे होते हैं, जिनमें यहाँ पे होल्स होते हैं वो अर्धचालक कैसे होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अर्धचालक कैसे होते हैं, तो उनके ऊपर डिटेल से हम यहाँ पे बातचीत करेंगे बेटा। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है और अच्छे लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 एलोजनों में से वह कौन सा जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है फ्लोरीन, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे ये गलती करते हैं कि जैसे ये क्वेश्चन देखते हैं सबसे ज्यादा यहाँ पे फ्लोरीन को टिक कर देते हैं, जो कि यहाँ पे आपका एरर करने के चांसेस सबसे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा फ्लोरीन में होती है, लेकिन फ्लोरीन के अंदर यहाँ पे क्योंकि 2 यहाँ पे कक्ष होते हैं तो उस वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को
दूसरे नए इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे समाहित करने की कैपेसिटी इसके अंदर नहीं होती। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन के अंदर है वो प्रतिकर्षण होता है, रिपल्सन होता है, और उसी वजह से उसके आगे यहाँ पे जब क्लोरीन आता है तो उसके अंदर यहाँ पे अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 8वें इलेक्ट्रॉन को इजीली अकोमोडेट कर देता है, इजीली ले लेता है, और उसी वजह से यहाँ पे जो आपका सबसे ज्यादा यहाँ पे जो आपकी यू कैन से जो इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन के अंदर देखने को मिलती है, ना कि फ्लोरीन के अंदर। फ्लोरीन के अंदर है वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन बंधुता है जिसको आप यहाँ पे बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, वो सबसे ज्यादा क्लोरीन के अंदर होती है, और ये चीज यहाँ पे बच्चा गलती कर देता है। देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो उष्मा मुक्त करती है कहलाती है। कितना बेसिक लेवल का क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिलते हैं, और ये सैंपल पेपर ये चीज प्रूव करा है कि आपका पेपर का लेवल कैसा रहेगा यहाँ पे। तो आपका जो उष्मा मुक्त करती है वो क्या कहलाती है, क्योंकि यहाँ पे उष्मा मुक्त करेगी, उष्मा मुक्त करेगी तो यहाँ पे आपकी हीट जनरेट होगी, तो उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, आप उष्मा सेपी कहते हैं, उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक कहते हैं। जैसे आप कली होती है ना, घर के अंदर कली करते हैं हम और उसको बकेट के अंदर डाल देते हैं तो यहाँ पे आपका पानी है वो यहाँ पे उबलने लग जाता है, तो वो क्या है, एक तरीके की उष्मा सेपी रिएक्शन है। कई बार ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर यहाँ पे हमें ठंडा ठंडा महसूस होने लगता है, क्योंकि वो एनर्जी को ऑब्जर्व करती है, उसको क्या कहते हैं, उष्मा शोषी कहते हैं, उनको यहाँ पे क्या कहते हैं, उष्मा शोषी या एंडोथर्मिक कहते हैं बेटा। यहाँ पे ये एक फॉर्मूला, और ये इसी पैटर्न के ऊपर अपने जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो यह आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, जिसको आप CaOCl2 कहते हैं। यह आपका ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है, और ये आपका इसका यहाँ पे रासायनिक नाम है। इसी के पैटर्न पे आपका जितने भी नीलात होता हो या XYZ है, केमेनोफोर मान लीजिए, फिटकरी मान लीजिए, इनके जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे के सारे हम यहाँ पे अपने बैच के अंदर है वो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से वो डिस्कस करेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है, बहुत बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे। ऑक्सीजन है वो 21% होती है, और नाइट्रोजन है वो यहाँ पे आपकी 78% होती है, और 1% होता है उसके अंदर आपकी 0.03% है वो आपकी क्या हो जाती है, CO2 हो जाती है। उसके बाद में कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, जल वाष्प होगी, सब कुछ मिला के यहाँ पे बाकी का 1% है वो यहाँ पे आपका बनता है। तो ऑक्सीजन कितना, ये क्वेश्चन बार बार यहाँ पे डिफेंस की अलग अलग एग्जाम्स में पूछा गया है बेटा यहाँ पे, तो ये भी आपका बेसिक क्वेश्चन। केमेनोफोर में Mn की यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था कितनी है। केमेनोफोर एक ऐसा यूनिक प्रोडक्ट है जिसके अंदर यहाँ पे Mn है वो मैक्सिमम यहाँ पे आपकी वैलेंसी शो करता है, और ये आपकी कितनी होती है, +7 रिप्रेजेंट करता है ये। और Mn है वो यहाँ पे आपकी मल्टीपल वैलेंसी शो करता है, जिसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो +3 +5 +7 यहाँ पे शो करता है, लेकिन इस यौगिक के अंदर यहाँ पे ये +7 रिप्रेजेंट कर रहा है। और लास्ट क्वेश्चन केमिस्ट्री का, खाना पकाने के तेल को वनस्पति घी में किस प्रक्रिया द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये क्या कहलाता है, हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। हम डालडा बोलते हैं तो उसके अंदर यहाँ पे क्या होता है, आपका सरसों का तेल मान लीजिए, मूंगफली का तेल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, उसको जैसे ही आप हाइड्रोजनीकरण करोगे, सॉरी हाइड्रोजनीकरण करोगे तो वो यहाँ पे आपका डालडा के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, घी की तरह यहाँ पे आपको मतलब कि कन्वर्ट हो जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पे आपके एक ही सर है वो यहाँ पे अपना सेक्शन लेके आएंगे। जय हिंद। हेलो हेलो नमस्कार, जय हिंद सोल्जर्स। अब बेटा बात करते हैं टेक्निकल के पेपर में रीजनिंग की बात करते हैं। तो आपको पता होगा रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आते हैं। सर रीजनिंग के 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके सामने है। देखो बात करते हैं सबसे पहले बेटा ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, यदि अमित के पिता, बेटा ये अमित नाम का एक लड़का है और इसके पिताजी, तो पिताजी हमेशा ऊपर सीट पे बैठते हैं। अमित के पिता बिल्लू के पिता का इकलौता बेटा है। बेटा अमित के पिता बिल्लू के पिता का, तो ये बिल्लू खुद हो गया, के पिता का इकलौता पुत्र, ये बिल्लू खुद हो गया। ये लो फिर आगे बात करो, बिल्लू का कोई भाई बहन नहीं है। बेटा इस बिल्लू के कोई भाई बहन नहीं है, इकलौता बेटा है तो बिल्लू खुद हो गया, भाई बहन नहीं है। तो बिल्लू और अमित में क्या संबंध है। बेटा ये आपका अमित हो गया, अमित और बिल्लू में आपस में क्या संबंध है। सर ये पिता है और ये पुत्र है, तो ये बिल्लू और अमित में कौन सा संबंध है सर, पिता और पुत्र का संबंध है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बेटा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन मार्क की जगह
क्या आएगा ये आपको बताना है। देखो MUMBAI को क्या लिख रहा है सर, LTLAZH लिख रहा है, तो सर दिल्ली का कोड क्या होगा। तो बेटा इसमें देखो एम में से एक माइनस करूं तो कितना आता है सर, 12 आता है, 12 पे क्या आता है एल। यू में से एक कम करूं तो कितना आता है सर, टी आता है। एम में से एक कम कर दो बेटा तो कितना आता है सर, एल आता है। बी में से एक माइनस कर दो तो क्या आता है, ए आता है। ए में से एक माइनस करूं तो क्या आता है सर, जेड आता है। आई में से एक माइनस करूं तो कितना, एच आता है। तो बेटा सम में से क्या करना है, -1 करना है। क्या करना है सर, -1 -1 -1 -1 -1 कर दो सब में से। तो सर डी में से एक कम करूं तो सी। अब आपको पता सी ऑप्शन बी और डी में है, ये दो तो कैंसिल हो गया, आपको पता ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। सर सी, फिर डी, फिर के, फिर जी, फिर क्या आएगा सर, एच आएगा। कौन सा ऑप्शन सर, डी वाला ऑप्शन हो चुका। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें बताना है कि गलत कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। देखो सबसे पहले इसमें वर्ण क्रम रखो, बी कितने नंबर पे सर, 2 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, आई 9 नंबर पे, एन 14 नंबर पे, एस सर 19 नंबर पे, ए 1 नंबर पे, आई 9 नंबर पे। देखो कितना हुआ सर, प्लस का 3 हुआ, फिर कितना सर प्लस का 4 हो गया, फिर प्लस का कितना हो गया सर, 5 हो गया। फिर सर यहाँ प्लस का कितना आना चाहिए सर, 6 आना चाहिए। तो 14 + 6 कितने हो गए सर, 20 हो। यहाँ 20 पे क्या आना चाहिए सर, टी आना चाहिए। और 19 पे क्या आता सर, एस रख रखा है। तो गलत कौन सा है सर, ये एस वाला गलत है। कौन सा ऑप्शन सर, सेकंड वाला ऑप्शन गलत है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे हल करोगे बेटा, सबसे पहले इनका वर्ण क्रम रखो। जी कितने नंबर पे आता है सर, 7 नंबर। फिर क्या दे रखा है सर, एफ नंबर, एफ 6 नंबर, ई कितने 5 नंबर। फिर खालिस्तान आई 9 नंबर, जी 7 नंबर। फिर खालिस्तान ई 5 नंबर, आई कितने सर 9 नंबर, आई 9। फिर खालिस्तान एफ 6 नंबर, ई 5 नंबर, आई 9 नंबर। फिर खालिस्तान जी 7 नंबर, फिर एफ 6 नंबर, फिर खालिस्तान, फिर डबल 9। तो ये कौन सी सीरीज बन रही है आपको पता है। देखो 7 6 5, फिर डबल 9, ठीक है। फिर देखो 7 6 5 बन गया, फिर डबल 9, फिर 7 6 5, फिर सर डबल 9, फिर 7 6 5, फिर डबल 9। ये वाली श्रृंखला बन रही है। तो आपको पता है सर 9 पे क्या आता है सर, आई आता है। एफ पे क्या आता है सर, 6 पे एफ आता है। 7 पे सर जी आता है। 9 पे सर आई आता है। और फिर क्या सर 5 पे ई आता है। तो ये ऑप्शन चेक करो, आई एफ जी, आई एफ जी, आई ई, कौन सा ऑप्शन बन रहा है, सी वाला ऑप्शन बन रहा है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बेटा ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको सबसे पहले ऐसे लिखना है, ठीक है। इसके नीचे क्या दे रखा है सर, ELMNO, यही दे रखा है। तो आपको पता चल रहा है सर, देखो विपरीत बन रहा है, ये सेम डिटो बन गया, N और ये O। अब आपको इसका पूछा TYPAS का कोड क्या होगा, तो बता दो फटाक से। ये Y, ये फिर T हो गया, P सर सेम हो गया, फिर ये S हो गया, फिर ये E हो गया। कौन सा ऑप्शन बन रहा है, YTPSE सर 4 नंबर का ऑप्शन बन रहा है। कितने नंबर का, 4 नंबर का ऑप्शन, डी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं मैथ की। अब सर टेक्निकल का पेपर है, तो टेक्निकल मतलब टेक्निकल के एग्जाम कौन कौन दे सकता है आपको पता है, जिसके 12th PCM हो, या जिसने ITI कर रखा हो, या पोलोटेक कर रखा हो, डिप्लोमा कर रखा हो, ठीक है, वही फॉर्म भर सकता है। तो आपको पता है टेक्निकल के बेटे 2 या 3 क्वेश्चन। देखो पिछली बार क्वेश्चन एक क्वेश्चन था टेक्निकल से संबंधित, और ज्यादातर जनरल मैथ के क्वेश्चन पूछे थे। अब की बार इस पेपर में बेटा मेन साइड पे पेपर में बेटा 3 या 4 क्वेश्चन टेक्निकल के दे रखे हैं, बाकी जनरल मैथ के ही क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले क्वेश्चन है sin 3x cos 2x का समाकलन करना है। तो बेटा मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको 2 से गुणा कर दूं और 2 का भाग दे दूं। क्या कर दूं सर, 2 से गुणा कर दूं और क्या कर दूं बेटे, 2 का भाग दूं। तो ये sin 2sin 3x cos 2x ये बन जाएगा dy dx, ठीक है।
सर तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये फॉर्मूला बन गया सर 2 साइन ए। कौन सा फॉर्मूला? 2 साइन ए कोस बी। क्या होता है 2 साइन ए कोस बी का फॉर्मूला? सर साइन ए प्लस बी होता है प्लस साइन ए माइनस बी होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। अब इसको हल करो तो सर ये 1/2 बाहर रहेगा, तो साइन ए प्लस बी, तो ये मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन ए का मान 3x, बी का मान कितना 2x हो गया, प्लस साइन ए का मान कितना 3x, बी का मान 2x, ये dx होगा। तो 1/2 साइन कितना हो गया सर 5x हो गया, प्लस साइन x हो गया। चलो 1/2 साइन 5x dx, प्लस देखो ये सबसे गुणा है, तो ये 1/2 साइन x ये dx हो गया। अब इसको हल करना है तो देखो 1/2 साइन x का क्या होता है? माइनस कोस x होता है, ठीक है। तो ये कोस 5x बटे कितना 5 हो जाएगा, प्लस 1/2 साइन x का क्या होता है? माइनस कोस x हो गया, बटा ये करो कोई मतलब नहीं, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस का 1/10 कोस x माइनस कोस x बटे 2। अब ये कोई ऑप्शन है क्या बताओ? सर नहीं बन रहा, तो कौन सा ऑप्शन है? नन ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। बेटा टेक्निकल का है तो टेक्निकल में 1-2 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। देखो नॉर्मल क्वेश्चन है, यदि एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर दे रखा तो जी एक्स इक्वल क्या दे रखा है? एक्स प्लस 3 दे रखा है, तो एफ जी का मान ज्ञात कीजिए। आसान सा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ठीक है। ये दे रखा एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ जी एक्स सर एक्स प्लस 3 का क्या कर दूं? होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस कितना 9। चलो कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बात करते हैं जनरल मैथ के क्वेश्चन, और जनरल मैथ आपको पता है, और आपको एक चीज बता देता हूं, ये मैथ रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो पूरे में से पूरे क्वेश्चन सही कर सकते हो आप। देखो क्वेश्चन है, एक तार 42 सेंटीमीटर वाले वर्त के आकार का है। बेटा देखो एक तार है, वर्त दे रखा है, ये आपका वर्त हो गया, और कितना सर 42 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या का मान कितना दे रखा है? सर 42 सेंटीमीटर। आकार का एक तार है, तो बेटा ये तार की लंबाई निकालनी हो तो तार की लंबाई क्या होती है? सर वर्त की परिधि 2πr होती। बेटा 42 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक क्या है? तार आकार का एक तार है, तो बेटा तार की लंबाई क्या होती है? सर 2πr, 2 गुणा पाई का मान कितना होता है? 22/7। आर का मान कितना है? सर 42। काट तो इसको, ये कितना 6, तो ये 44 गुणा कितना हो जाएगा? 6, 6 चौका 24, 24 और 2 26, 264 सेंटीमीटर क्या सर तार है। अब इससे क्या बना गया? एक वर्ग। तो वर्ग जानते हो जिसकी चारों भुजाएं समान हो, ऐसा ये वर्ग है। तो वर्ग का परिमाप आपको पता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है? सर वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणा भुजा। क्या होता है? 4 गुणा भुजा होता है। अब वर्ग का परिमाप कितना देर का? 264, 4 गुणा भुजा, भुजा का मान आपको पूछा है, तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा बेटा? 4 का भाग 2, 4 6 24, 4 6 24, 66 सेंटीमीटर। कौन सा ऑप्शन हो गया? ए ऑप्शन हो गया। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राहुल द्रविड़ अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाए, तो उससे पहले उसने कौन सी पारी खेली बताओ? 11वीं पारी खेली, उसका औसत कुछ रन है। तो बेटा 11 पारियों का औसत क्या मान लू मैं? अक्स मान लू। 11 पारियों का औसत कितना? अक्स। तो कुल रन कितने हो गए बताओ? सर कुल रन हो गए 11 अक्स। बेटा 11 पारियों का औसत क्या माना मैंने? अक्स। तो 11 पारी तक कुल रन कितने बनाए? 11 अक्स। और 12वीं पारी में उसने कितने रन बनाए? सर 63। ये लो 12वीं पारी में 63,
तो उसके औसत में बेटा 2 रनों की वृद्धि होगी। पहले औसत कितना अक्स, तो उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि होगी तो कितना हो गया सर अक्स प्लस 2। पारी कौन सी खेली सर 12वीं। तो बेटा 12वीं पारी तक के टोटल रन कितने हो गए, क्या करोगे सर गुणा करेंगे, 12 अक्स हो गया प्लस 12 दूना कितना 24। अब यहां से अक्स का मान निकालो सर, अक्स इधर आएगा तो ये अक्स ये कितना सर 63 माइनस कितना 24। तो अक्स बराबर सर 13 में से 4 घटाऊं तो कितना 9, 5 में से 2 घटाऊं तो कितना 3, अक्स का मान कितना 39। अब आपको पूछा 12वीं पारी तक का औसत क्या है, तो बेटा अक्स का मान 39 है तो औसत कितना हो जाएगा सर 39 प्लस 2 कितना हो जाएगा सर 41। ये आपका आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। यदि किसी घटना की प्रायिकता कितनी देर के 0.05 तो ई नहीं है कि प्रायिकता क्या होगी, तो बेटा घटना ई, चलो लिख देता हूं, ये घटना ई प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर कितना होता है 1 होता है। आपको ई नहीं की प्रायिकता पूछिए तो ये ई नोट क्या हो जाएगा सर, 1 में से क्या घटा दू, घटना ई की मान घटा दो तो 0.05 बराबर कितना हो जाएगा सर 0.95 हो जाएगा, डी ऑप्शन। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एजेंट को कपड़े की बिक्री पर 2.5% का कमीशन मिलता है। यदि उसी दिन उसने 12.50 रुपए का कमीशन मिलता है। बेटा एक कोई व्यापारी है उसको कमीशन कितना परसेंट मिलता है 2.5%, और उसको पैसों में कितने रुपए मिलते हैं 12.50 रुपए मिलते हैं। तो आपको मैंने बता रखा है कि जो चीज दे रखी है उसको बटे में रख दो, पूछा जाए गुणा में कर दो। देखो 12.50 किसके बराबर है सर 2.5% के। आपको क्या पूछा है उस दिन कपड़े का मूल्य कितना, तो कपड़े का मूल्य कितना होता है 100 होता है, तो गुणा 100 कर दो। अब देखो इस पॉइंट को हटाने के लिए सर 2 जीरो नीचे लगा दो। चलो इसको आगे हल करता हूं तो ये 1250 ये 25, 2 जीरो नीचे लगा दिया मैंने, ठीक है 100 से गुणा किया, इस पॉइंट को उठाऊं तो 1 जीरो ऊपर लगा दो। अब देखो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 से काट तो 5, ये कितना 2 हो गया, 5 से काट तो सर 5 दूनी 10, 5 25, 250 को 2 से गुणा कर दो, 250 का डबल कितना होता सर 500 होता। ये लो सर कौन सा ऑप्शन, ए वाला ऑप्शन हो चुका है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बताया था 2 या 3 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। देखो 3x² प्लस 1/x dx, इसको हल करना है तो क्या करोगे सर, सबसे पहले इनको अलग लिख दूं मैं, 3x² dx प्लस 1/x dx। तो देखो ये 3 बाहर आ जाएगा, x 2 प्लस 1 प्लस इसका 1/x का क्या होता है log x, ठीक है प्लस c कर दो। तो ये 3 x की पावर 3 बटा 3 प्लस क्या log x प्लस क्या हो जाएगा c, 3 से 3 कैंसल, x क्यूब प्लस log x प्लस क्या होता c, ठीक है। चलो बात करते हैं कौन सा ऑप्शन हो गया, ये सर पहला ही ऑप्शन हो चुका। चलो बेटा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीतल में तांबे और जस्ता कॉपर और जिंक का अनुपात कितना दे रखा है सर, कॉपर और जिंक का अनुपात दे रखा है 11:6 दे रखा है। 850 केजी पीतल में कितना जिंक है, बेटा टोटल कितना है अपनी मात्रा सर 850, ये पीतल है टोटल है जिसमें कॉपर और जिंक है, तो टोटल अपने पास कितना है सर 11 और 6 कितना हो गया, टोटल पीतल 17 हो गया। तो जो चीज दे रखा है उसको बटे में रख दो, पूछा जाए गुणा में कर दो, तो बटे कितना कर दूं 17। आपको क्या पूछा सर जिंक की मात्रा जस्ते की मात्रा, तो गुणा क्या कर दूं 6। जो चीज दे रखी है उसको बटे में, पूछा जाए गुणा में, 17 5 85,
तो 50 गुणा 6 कितना हो गया सर? 300 हो गया। तो पीतल में जिंक की मात्रा कितनी है सर? 300 केजी है। कौन सा ऑप्शन बताओ मेरे से रो? सी ऑप्शन। चलो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइन थीटा इक्वल कितना दे रखा सर? साइन थीटा इक्वल दे रखा है 3/5। तो आपको पता है साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। यही होता है। त्रिभुज बनाओ समकोण, लंब का मान कितना? 3, कर्ण का मान 4। तो पाइथागोरस प्रमेय से आधार का मान कितना होगा? 4 होगा। 3 4 5। ठीक है। अब आपको पता है क्वेश्चन पूछ रखा है 3 कोसेक थीटा। क्या पूछा? 3 कोसेक थीटा प्लस 4 सेक थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ये पूछा है। तो छोटी क्लास में अपनी लाल बटे कक्का अच्छी तरह याद रख रखा है। और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे पापा बियर पिलो, पापा बियर पिलो। हाँ हाँ बेटा, यही है ना? पापा बियर पिलो। हाँ हाँ बेटा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं P/H हो गया। ठीक है। तो आपको 3 कोसेक थीटा, कोसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता सर? कर्ण बटे लंब होता। क्या होता? कर्ण बटे लंब। प्लस 4 सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता सर? कर्ण बटे आधार। नीचे से ऊपर की तरफ देखो, कर्ण बटे आधार हो गया। तो ये बताओ 3 गुणा कर्ण का मान कितना? 5, लंब का मान कितना सर? लंब का मान 3 है। 4 गुणा कर्ण का मान 5, आधार का मान कितना? 4। देखो 3 से 3 कैंसल, 4 से 4 कैंसल, तो 5 प्लस 5 कितना हो गया सर? 10 हो गया। कौन सा आंसर सर? बी वाला ऑप्शन हो चुका है। कौन सा? बी। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक आदमी का वेतन 50% कम कर दिया जाए, फिर घटे हुए वेतन में 50% बढ़ा दिया जाए। तो मैंने आपको बता रखा है बेटा, यदि क्वेश्चन में आपको 2% दिख जाए तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। अक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस अक्स गुणा वाई बटे क्या कर देना? 100। पहले क्या हो रहा है? 50% कम, तो बेटे कम हो रहा है तो -50 कर दो। फिर क्या हो रहा है सर? बढ़ रहा है वेतन, तो +50। अब इन दोनों को गुणा करो सर। माइनस के कितना हो गया? 2500 बटे कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है सर। तो ये क्या हो गया सर? 25% की क्या हो गई? कमी हो गई। क्या हो गई? कितना नुकसान हुआ सर? 25% की कमी। अब बेटे इस परसेंट को हटाऊं तो सर 25 बटे परसेंट को हटाऊं तो बटे क्या कर दूं? 100। तो ये हो जाएगा 0.25। कौन सा ऑप्शन? डी ऑप्शन। बेटा ये डी है। ठीक है। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 84 पुरुष एक समूह एक कार्य को 17 दिन में पूरा कर सकता है, तो 119 पुरुषों द्वारा वह कार्य कितने दिनों में पूरा करेगा? आपको एक फॉर्मूला बता रखा है MDH मिर्च मसाला। कौन सा? M1 D1 H1 E1 बटी W1 बराबर M2 D2 H2 E2 बटे क्या कर दूं? W2। अब इसमें दे रखा कि 84 पुरुष, M का मतलब क्या है? व्यक्ति। सर 84 पुरुष किसी कार्य को 17 दिन में, कार्य अपने आप में कितना? एक। तो बताओ 119 पुरुष, M2 का मान कितना? 119 पुरुष इसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? कार्य अपने आप में एक है। तो D2 का मान तो आपको पता 17 संते 119। ठीक है। तो ये 84 बटे कितना हो जाएगा? 7। तो D2 बराबर कितना सर? 12 आंसर हो जाएगा। कितना? 12 डेज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या निकालना है सर? 5x³ + 2x - 4 x+1 का अवकलन निकालना है। क्या करना? अवकलन। तो पहले इसको गुणा करो बेटे। तो गुणा करोगे तो क्या होगा सर? 5x की पावर कितनी? 4 प्लस 2x² हो जाएगा। 2x² माइनस कितना? 4x। फिर 1 से गुणा करो प्लस 5x³ प्लस 2x माइनस कितना? 4। क्या करना है सर? इसका अवकलन करना dy/dx। तो ये क्या हो जाएगा बेटे? 5 गुणा 4, x की पावर कितनी हो जाएगी? 3। ठीक है।
2 गुणा कितना 2, x की पावर कितनी 1, -4 हो गया। यहां इसको हल करोगे तो 5 गुणा 3 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 2 अक्षर का क्या होता सर 0 होता। ये लो, तो ये 20 एक्स क्यूब प्लस 4x माइनस कितना 4 प्लस 15 एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2। इसको आगे हल करो तो ये हो गया 20 एक्स क्यूब प्लस 15 एक्स स्क्वायर कर दो प्लस का 4x माइनस का 4 प्लस का 2, तो माइनस का 2 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सर बी वाला ऑप्शन बन रहा है। कौन सा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें कि पहले भाग का आधा, देखो 1870 रुपए को 3 भागों में बांटना है, तो बेटा मैं 3 भाग एक्स वाई और जेड में बांटता हूं इनको, 3 भागों में बांटती है एक्स वाई जेड, ठीक। अब पहले भाग का आधा हिस्सा, तो इस पहले भाग का आधा हिस्सा कितना हो गया सर x/2 हो गया। दूसरे भाग का कितना हिस्सा सर दूसरे भाग का 1/3, तो y/3 हो जाएगा। और तीसरे भाग का छठवां भाग, आपस में ये तीनों क्या है बराबर है। देखो 1850-70 रुपए को 3 भागों में बांटना एक्स वाई और जेड में, ठीक। अब पहले भाग का दूसरा हिस्सा, दूसरे भाग का तीसरा हिस्सा और तीसरे भाग का छठवां हिस्सा आपस में क्या है बराबर है। तो बेटा x अनुपात y अनुपात z का मान कितना आएगा 2:3:6 आएगा, ठीक है। तो आपको पूछा है कि तीसरा भाग कितना, तो जो चीज दे रखी है उसको बटे में पूछा जाए गुणा में। 1870 क्या है टोटल है और अपने पास टोटल 6 3 9 2 कितना 11, तो बटे क्या कर दूं 11। तीसरा भाग पूछता है तो कितना गुणा क्या कर दूं 6, 11 एकम 11, 11 7 70, 170 गुणा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। 0 7 6 42, ये 10 1020 रुपए। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यापारी अपनी माल के पर लागत मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है और उससे वह 20% की छूट पर बेचता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो मैंने अभी बताया था आपको क्वेश्चन में यदि 2% दिख जाए तो क्या करना है बेटे, वही सर x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस x गुणा वाई बटे क्या कर दो 100 कर दो। 40% अधिक फिर क्या करता है सर 20% की छोड़ देता तो -20। अब इन दोनों को गुणा करो, प्लस माइनस गुणा करोगे तो माइनस का कितना हो जाएगा सर 800 बटे कितना 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 40 माइनस कितना 28 हो गया, तो कितना सर 12%। अब आपको पता सर लाभ प्लस है तो लाभ होगा 12% का क्या होगा लाभ होगा। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 11C2 का मान क्या होगा। सर इसको हल करना, देखो इसका एक फॉर्मूले से हल करो, या तो देखो शॉर्ट हल करने का इसका मतलब है इसको देखो ये कितनी बार हल करना है फैक्टोरियल 2 बार करना है, तो इसको 2 बार रखो 11 गुणा 10, तो ये कितना हो जाएगा 2 गुणा 1, ये हल करो 5, 11 गुणा 5 कितना हो जाएगा सर 55 हो जाएगा। डायरेक्ट हल करोगे तो ये हो जाएगा। और यदि फॉर्मूले से हल करना चाहते हो तो आप फॉर्मूले से भी हल कर सकते हो, n फैक्टोरियल ये r n माइनस r फैक्टोरियल, इस फॉर्मूले से n का मान कितना सर 11, ये r का मान कितना सर 2, 11 माइनस कितना r का मान कितना है बेटा 2 है, ये फैक्टोरियल। इसको आगे हल करो 2, ये कितना हो गया सर 9 हो गया। हल करो 11 गुणा 10 गुणा 9, ये हो गया 2 गुणा 1 गुणा 9, तो ये कैंसिल हो गया 2 पंचे 10, 11 गुणा 5 कितना 55। फॉर्मूले से हल करोगे टाइम लगेगा, डायरेक्ट हल करो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो। इसका मतलब ये 2 बार हल करना, 2 बार हल कर दो बस आंसर हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ऐसा पेपर टेक्निकल आर्मी टेक्निकल में ही पूछा जाता है बेटा। नॉर्मल क्वेश्चन आते हैं 3 या 4, मैक्सिमम बेटा 3 क्वेश्चन टेक्निकल के पूछे जाते हैं, बाकी के बेटा जनरल मैथ के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
ठीक है प्यारे बच्चों। अब अपना बेटे आपको पता है योद्धा बैच स्टार्ट हो चुका है बेटा। 26 तारीख से अपनी क्लासेस स्टार्ट होगी, ठीक है। और ये अपना बेटे क्लासेस कहाँ स्टार्ट होने वाली है, माई राइजिंग इंडिया एप्लीकेशन में। तो इसमें देखो बेटा वीरता लाइव बैच कंप्लीट, आपको वीरता लाइव बैच मिलने वाला। लाइव कॉन्सेप्ट क्लास होगी, टॉपिक वाइज लाइव प्रैक्टिस क्लास होगी, मिक्स लाइव प्रैक्टिस होगी, लाइव रैंकिंग चैट पोल के साथ में रहेगा, लाइव स्कोरिंग सिस्टम पीडीएफ और प्रैक्टिस क्लास होगी, रिकॉर्डेड वीडियो मिलने वाले हैं, ठीक है। अब बेटे ये सर हमने प्रैक्टिस की क्लास कर ली। अब प्रैक्टिस की क्लास होने के बाद में आपको क्या करना है बेटा, नोट्स नहीं बनाना। नोट्स बेच के लिए क्या करोगे बेटा, इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाने हैं। इसमें आपको पता कितने मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं आपको, 300 प्लस मॉक टेस्ट, ठीक है। और वाईटी की जो कॉन्सेप्ट क्लास होगी उसके नोट्स इसमें अवेलेबल रहेंगे। चलो बेटा बात करते हैं नेक्स्ट। और यदि आपके किसी भी प्रकार का डाउट रहता है तो बेटा इन नंबरों पे आप कॉल कीजिए, ठीक है। जय हिंद बेटा। और लास्ट में एक बात बताना कि आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं, कमेंट बॉक्स में आंसर देना, ठीक है। कितने क्वेश्चन सही करते हो, ठीक है। जय हिंद बेटा, मिलते हैं जल्दी ही।